26 तारीख के पेपर में। चलिए, तो इसका हम आपको सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे इसमें सवाल को अटेम्प्ट करना है। तो जैसे मैंने 24 वाला जो पेपर बनाया था उसमें भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए इसको देखते हैं ना। एक रमेश जी हैं, ठीक है, और एक राजीव जी हैं, ठीक है। इसको x मान लो आप, फिलहाल इसको y मान लो, ठीक है। और रमेश जी का क्या बोल रहा है, दो कंडीशन है। एक 10 साल पहले, मतलब x, क्वेश्चन कहीं ऊपर लिख देंगे तो कैसे काम चलेगा। x-10 और इनका क्या है y-10, है ना। उसी तरह से इनका क्या है 5 साल बाद x+5 और उनका क्या हो जाएगा y+5, ठीक है। तो आप क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इन दोनों का जो रेशियो है वो आपको दे दिया है 1/3 और इसका जो रेशियो है वो दे दिया है 2/3, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो चलिए सिंपल कुछ नहीं करना है, एक सेकेंड। ये वाला जो आपका सेट है, ठीक है, और ये वाला जो सेट है इसको बस x और y के फॉर्म में हमको ले आना है, ठीक है। तो सिंपल, ठीक है। तो अगर आपको ये दिख पा रहा हो तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला, ठीक है, 3x-3 इधर गुना होगा 30 = इधर तो y का अपना खुद है तो y ऐसे ही रह जाएगा, y के साथ तो 1 है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, 3x - y = 20, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है जी, है ना। चलिए, तो एक इक्वेशन हमारा यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ ऊपर में ये डिवाइडेड बाई = क्या है 2/3 है। इसका मतलब 3 किससे, नीचे वाला किससे गुना हो जाएगा, ऊपर वाले से, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए, 3x + 15 = क्या हो जाएगा आप बताइए, 2y + 10। इसमें कोई संदेह है तो बताइए, ठीक है। तो 3x - 2y बराबर क्या हो जाएगा ये चला जाएगा हमारा उधर, है ना। तो ये उधर चला जाएगा तो -15, मतलब क्या बच जाएगा -5। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपके पास देखिए कि इस इक्वेशन में क्या बचा। ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे 3x है, यहाँ 3x है। सिंपली अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर माइनस कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। माइनस हो गया, अरे यार, ठीक है, माइनस हो गया। और माइनस कर रहे हैं तो आपको पता है कि साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 2y में से y गया, यहाँ y बच गया और यहाँ y का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। तो जैसे ही आपका y का वैल्यू 25 आता है ना, y का वैल्यू 25 आता है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, है ना। तो चलिए अब ये सब मिटा देते हैं, ये सब तो हमारे काम का कोई डेटा रहा नहीं, है ना। ठीक है, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ गया, अब हमारा 25। तो यहाँ डालो आप 3x - 25 = 20, ठीक है। 3x = क्या हो जाएगा 45 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। तो अब आप बताइए कि हमारे पास हमारे पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट एज का रेशियो। तो x/y ही तो होगा, है ना, x/y होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई है 20, सॉरी, x की वैल्यू क्या आई है 15, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आई थी हमारी 25, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा
25। तो 3:5 इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए हैं, है ना। तो इस तरह से इसको अप्रोच में करके बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इफ़ आई वॉक एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम माई हाउस टू द स्टेशन। तो ऐसे क्वेश्चन में मेरा ये सजेशन होता है कि आप कम से कम एक हाउस और एक स्टेशन ऐसे ड्रॉ कर ले जिसके बीच की दूरी d हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम अपने स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं, बट डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट होगा, राइट। ठीक है, डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो क्या बोलता है कि अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हैं तो ट्रेन जो है सो 7 मिनट पहले ही खुल जाता है। मतलब ये भाई साहब अगर 5 किलोमीटर के स्पीड से चलते तो इनको d/5 टाइम लग रहा है स्टेशन पहुंचने में, लेकिन ट्रेन जो है सो 7 मिनट जो है सो पहले ही चला गया। इसका मतलब इसको 7 मिनट, और ट्रेन अगर 7 मिनट पहले चला गया इसका मतलब ये 7 मिनट लेट है। इसका मतलब इस आदमी को भी 7 मिनट पहले पहुंचना होगा। तो ये मिनट है, तो चूँकि ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 7/60 आर कर लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं ना। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से जो ट्रेन का टाइमिंग होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, 7/60 हो गया। टी तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, और नेक्स्ट सिनेरियो में देखते हैं कि अगर हम 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हैं तो स्टेशने 5 मिनट पहले पहुंच जाती। इसका मतलब गाड़ी खुलने का समय क्या रहा होगा, 5 मिनट बाद। ठीक है, उसी तरह से क्या हो जाएगा, d/6 इज इक्वल d/6 प्लस 5/60। इसका मतलब ट्रेन पर बैठने के लिए इसको 5 मिनट का इंतज़ार करना होगा, और इस केस में इसको ट्रेन पर बैठने के लिए 7 मिनट पहले आना होगा। तो ये दोनों तो एक तरह से ट्रेन का ही टाइम हुआ ना भाई। ठीक है, तो उसको अब क्या करेंगे कि इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। ये रंग ऐसे क्यों हो गया है ना। ठीक है, तो चलो यार, d/5 माइनस d/6 इज इक्वल टू, वो ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, इधर जुट जाएगा जाके। तो 7×5 12/60 हो गया, राइट। चलो ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, नीचे में मल्टीप्लाई। इसका मतलब 6d माइनस 5d/30 इज इक्वल टू 12/60, मतलब 1/5। यहाँ से यहाँ चला गया 6। ठीक है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 6d में से d गया और ये 6 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर। ओके, तो इट वाज ऑल्सो वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, है ना। तो ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। आप ये देखिए, अब क्या पूछ रहा है कि P+Q का एवरेज मंथली इनकम। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब आप ऐसे समझिए। ठीक है, चलो अब P+Q का दिया है ना, 5050। उसी तरह से Q&R का दे दिया है। अच्छा, ये एवरेज है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, इसका मतलब एवरेज करने का मतलब ये /2 है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि लेकिन चलिए इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, 6250। ठीक है, और P+R, उसी तरह से P+R की क्या वैल्यू दी हुई है भाई, 5200। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, तो ये सभी एवरेज सैलरी दी हुई हैं आप। ठीक है,
तो एक्चुअली में ये p का वैल्यू नहीं दे के किसकी वैल्यू हुई है, p/2, p/2, q/2, r/2, है ना, p/2 और r/2, ठीक है, समझ रहे हो बात आप? ओके, तो अब ये देखिए, ठीक है, तो सबसे आपको निकालना क्या है, p। तो आप ये देखिए कि p कहाँ कहाँ पे है, p फर्स्ट वाले में है ना, और जो p है हमारा इस वाले में है। तो जिसमें जिसमें p है उसको जोड़ के दूसरे वाले को घटा लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास p/2 इंटू 2 का वैल्यू जो है इन दोनों का सम में से ये घटा देंगे, है ना, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, 5 5 10,250 माइनस 6,250, मतलब यहाँ क्या हो गया, 4,000, 2 से 2 चला गया, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000। कोई दिक्कत इसमें, है ना। तो ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन पे क्वेश्चन था, है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 4,000 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो 30% ऑफ द p इज़ एडेड टू द 40%। देखिए 30% ऑफ द p जोड़ना है, 30%, इसमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा लिखने के लिए, जो स्टेटमेंट बोल रहा है बस आप उसको लिख दीजिए। 30% ऑफ p इज इक्वल टू 40% ऑफ q इज इक्वल टू 80% ऑफ q और प्लस ठीक है, सॉरी प्लस तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, ओनली 80% ऑफ द q हो जाता है, ठीक है। और तो कोई डेटा नहीं है, ठीक है। चलो तो 30% ऑफ द p प्लस 40% ऑफ द q इज इक्वल टू ये। तो चलो q को एक साथ कर देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। इसका मतलब 30% ऑफ द p इज इक्वल टू 40% ऑफ द q, इसमें कोई संदेह नहीं है ना, ठीक है। तो ठीक है जी, तो 30% से परसेंट आप उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, और 3p बराबर 4q लिख के रख लो। चलो ये वाला डेटा मिटा देते हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है उस पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या पूछ रहा है अब आपसे कि व्हाट इज़ द देन व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू p। अब देखिए सिंपल परसेंट का क्या लॉजिक बोलता है, जो निकालना है उसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं, जिसके रेफरेंस में निकालना है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, और इंटू 100 हो गया, ठीक है। तो इसको अब देखिए, तो इसका मतलब हमको q का वैल्यू निकालना होगा, या p का वैल्यू q के टर्म में, या q का वैल्यू p के टर्म में। चलो तो p का वैल्यू ही निकाल लेते हैं। p का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिएगा ज़रा, 4q/3। अब यहाँ देखिए, ठीक है, चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, q इंटू 1/p इंटू 100, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ताकि आपके कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा डिवाइडेड वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उससे आप बच पाएँ। तो q बराबर क्या हो जाएगा, 4q, q को p के टर्म में लिखना है ना, तो ये एक काम करते हैं, इसको क्या कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसको क्या करिए आप कि 3p/4 इज इक्वल टू q लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो q को क्या लिख लेंगे जी, 3p/4 इंटू 1/p इंटू 100, p से p चला गया, 4 से 25 हो गया, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा जी, 75%, ठीक है। तो 75% कौन सा है जी, सी नंबर, ठीक है। चलिए
तो सिंपल एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है, बस लॉजिक अगर आपको क्लियर है थोड़ा बहुत भी, तो आप सवाल बना पाएंगे। ठीक है, कहीं इसमें कोई जो है संदेह का बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा रंगीन पेन ले लिया जाए। हाँ हाँ भाई साहब, क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो ए sum of the money which is distributed among the A, B, C and D in the proportion of 5 to 4, 3, C gets 1000 more than D, then what's the B share? देखो, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो सिंपली आप क्या कर लो ना कि जो रेशियो पर जो प्रपोर्शन दिया है उसको हम लोग ऐड करके उसके साथ x लगा देंगे, एंड दैट वुड बी द टोटल अमाउंट विच इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ABCD। तो 5 2 7 7 4 11 11 3 14x। ठीक है जी, 14x हो गया। अब आपका 14x को मान लो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब बताइए तो हमको कि C जो है सो D C's गेट 1000 मोर देन द D। अच्छा, D कितना है जी? आपका 3 है। आपको पता है कि जब प्रपोर्शन लिखते हैं तो 3 डिवाइडेड बाई D को कितना मिलेगा? D को कितना मिलेगा? D को कितना मिलेगा? 3 बाई डिवाइडेड बाई टोटल सम ऑफ द प्रपोर्शन इनटू टोटल संख्या। कोई दिक्कत नहीं है ना? उसी तरह से और D का वैल्यू C के वैल्यू, तो और C को कितना मिल रहा है जी? 4 बाई 14 इंटू 14x। समझ रही हो? तो दोनों का ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो 14x से 14x चला जाए, 14 से 14 चला गया, इधर भी 14 से, तो सिंपली हमारे पास क्या बच गया? देखो, मानने के लिए हम x भी मान सकते थे, लेकिन हमने क्या किया? 14x ले लिया ताकि हमारा ईजी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, चलिए तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए तो 4x माइनस 3x बराबर 1000 हो गया। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000। तो इसका मतलब जो टोटल वैल्यू जो हम 14x माने थे, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 14000। कोई दिक्कत? अब हमसे क्या पूछ रहा है? b का शेयर। b का कितना वैल्यू है? 2। b का कितना वैल्यू है? 2 डिवाइडेड बाई 14, और 14 का कितना हो जाएगा? 14000। यहाँ से कितना मरतबे कट जाएगा? 1000 से 2000। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कितना आसान था बताइए आप ही। इससे आसान अब पूछा जा सकता है क्या सवाल? नहीं पूछा जा सकता है। बहुत बेसिक्स है, इतना तो शिक्षकों को आना ही चाहिए, है ना? ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी इसी का ये हिंदी वर्जन है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि शॉपकीपर का जो डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है ना। यस, तो एक शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 5% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच, and if he gives a discount of 6%, then he will earn the profit which is 15 lesser than the before accordingly. Then what is the marked selling price of the watch? okay, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं ना यार, आप वही सिंपल देखो आप क्या करो ना कि जो कॉस्ट किस पे, सेलिंग प्राइस पे बात हो रही है ना। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, ये कलर का कंट्रास्ट बहुत सही है ना? इसको मिटाते हैं और इसी कलर को वापस से लेते हैं। चलिए, काम कर रहा है। चलो यार, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो सेलिंग प्राइस था उसको हम लोग मान लेते हैं 100x। ठीक है, हमेशा मानना, देखो परसेंटेज है तो 100x मानेंगे तो कैलकुलेशन ही जो। अब देखो कि अगर x का हमको 6% निकालना होगा, डैट विल बिकम समथिंग लाइक फॉर्म ऑफ द p/q, है ना? तो वो क्या हो जाएगा कि फिर कैलकुलेशन विल बी अ बिट डिफ़िकल्ट। ओके, सो इफ़ यू कैन ट्राई टू assume any number which must be the proportion
in proportion according to the given number. Okay, so that is the basic concept to assume any number, right? So let's say the selling price is 100x, then see how the my calculation is being very easy in that case. Okay, so for the 100x there are two condition is being given here. So the first condition here is the second condition. Okay, in the first condition shopkeeper is giving the 5% of the discount, then the simply the 100x discount, if the discount of the 5% on the 100x will be the 5x, and you will get the 90, you will get the object as the after 5% discount in a 95x rupees, when as the same as when we are giving the 6% of the discount in the second case. So just to be avoid any confusion, write like in terms of percentage itself. Let's say here it is 5%, here is the 6%. So after the 6% you will get the same object as the sorry, as a 94x rupees, right? ऐसे समझो ना कि यार 100 रुपया है, 5 रुपया डिस्काउंट हुआ तो 95 में मिलेगा, उसी तरह से 6% डिस्काउंट है तो 94 में मिलेगा। और इसका हम लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस कुछ मान लेते हैं। तो इस केस में जो दो बोल रहा है कि दोनों केस में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो ज़्यादा डिस्काउंट पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कम प्रॉफिट होगा आदमी को, है ना। तो 95x पर जो प्रॉफिट है, ठीक है, 95, तो प्रॉफिट कैसे आप निकालोगे बताइए, 95x माइनस CP, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा 94x माइनस CP, ठीक है। और इन दोनों के डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये माइनस जो है सो प्लस बन जाएगा, और ये CP से CP चला जाएगा, और ये वाला माइनस 94x के साथ माइनस में रहेगा, 95x माइनस 94x बिकम x, और x की वैल्यू कितना हो गया 15, ठीक है। x का वैल्यू 15 होते ही आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया 1500, ठीक है। तो यही तो पूछ रहा था ना, सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, सीधा 1500। देखे तो x मान के बनाते तो यहाँ पर फ्रैक्शन हो जाता, यहाँ फ्रैक्शन हो जाता, हर जगह फ्रैक्शन सॉल्व करना होता। तो डेट्स वाई we have to assume a number which is relevant to the given data of the question. We should not take the any random number, and we have to just calculate the things. Okay, so we have to choose the number very smartly. That is the main importance. Okay, so to solve the question is not only a big issue, the big deal is like how efficiently we are calculating the numbers in the examination. Okay, let's go for the next question now. So there are the numbers in the ratio 3, 4, 5, and the largest and the smallest number and is the equal to the other number plus 52 according to the which smallest number. Okay, see again this is the question of proportion and ratio. So देखो, तो 3 है, 4 है, 5 है, तो आप क्या मानोगे, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि जो टोटल हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था या टोटल जो नंबर है, ठीक है, जो टोटल जो इन तीनों का जो टोटल नंबर होगा वो हम क्या मान लेंगे, एक तो यार ये सब, ठीक है जी। तो 5 4 3 7 5 12 x, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नाउ जस्ट स्टार्ट कैलकुलेटिंग द डेटा। सो द लार्जेस्ट द टोटल ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, टोटल ऑफ द लार्जेस्ट आपका क्या है 3 है, स्मॉलेस्ट क्या है, सॉरी लार्जेस्ट क्या है 5, स्मॉलेस्ट क्या है 3। तो कैसे लिखोगे आप बताओ, देखो तो नंबर कैसे बनेगा 3/12 इंटू 12x, ठीक है। एक तो छोटा छोटा लिखते हैं, नहीं देखो 3/12 इंटू 12x प्लस उसी तरह से क्या हो जाएगा 5/12 इंटू 12x, हालांकि ठीक है, इज इक्वल टू क्या है कि अदर नंबर, तो अदर नंबर क्या बचा 4, कोई नहीं 4/12 इंटू 12x, और प्लस क्या कर दोगे इसमें 52,
2। देखो कितना आसान हो गया, 12 से 12x मतलब 12 से 12 चला गया, यहाँ क्या बच गया 3x, यहाँ क्या बच गया 5x, यहाँ क्या बच गया 4x, यहाँ क्या बच गया 52। कुछ नहीं करना था, है ना। तो सिंपली क्या हो गया यार, 8x इज इक्वल टू 4x प्लस 52, है ना। तो 8x यहाँ आ जाएगा, तो 8x में से 4x चला गया, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 52। यहाँ से x का कितना वैल्यू आ गया 13। बताइए इससे मतलब इससे आसान क्या पूछे कोई। हाँ, x बराबर कितना आ गया आपका 13। अच्छा, तो x बराबर कितना आ गया 13। तो छोटा नंबर पूछ रहा है ना। तो छोटा नंबर आपको पता है कि अभी तो बताए हैं कि छोटा नंबर 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12x, है ना। इसका मतलब छोटा नंबर क्या है 3x है, सिंपल, है ना। तो छोटा संख्या क्या हो जाएगा 3x। x का वैल्यू कितना आया है 13। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 13 इंटू 3 इंटू 13 3 जा 39, है ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बट आप अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये इतना इसमें लिखने का ज़रूरत ही नहीं है ना। सिंपल अगर कोई आदमी, ठीक है, तो अगर कोई आदमी अगर ऐसे भी मान ले कि लाइक 3x 4x 5x ले लेते हैं, और अब उसके बाद ऐसे भी बैठा सकते हो आप कि इन दोनों का सम, है ना, इन दोनों का सम 8x इज इक्वल टू क्या है अदर वाले का प्लस 52। तो यहाँ से भी डेटा आ गया 4x बराबर 52, x बराबर क्या हो जाएगा 13, और छोटा वाला संख्या क्या हो जाएगा 39। ठीक है, ऐसे भी इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो मैथ्स के क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। इसमें शायद 8 ही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, तो 2 का पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 का पावर n माइनस 3, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2n/2 और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 8 का पावर 3/8 का पावर n, है ना। चलिए, ठीक है, 2 का पावर 2n/2 इज इक्वल टू, इसको सब जब ये इधर वाले साइड में अगर सब 2 में दिया है तो इधर वाले में भी 2 में तोड़ लो, 2 का पावर 6/2 का पावर 3n, है ना। तो ये क्या कर दो, इसको इधर गुना कर दो, इसको इधर गुना कर दो। ठीक है, तो ये 2 का पावर 3 नहीं, एक्चुअली 2 का पावर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना यार, 2 का पावर 3 का पावर 3, राइट। 8 हो गया 2 का पावर 3 और उसके ऊपर तो 3 है ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। तो चलिए, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि आप ऐसे देखिए, ये इधर आ जाएगा, तो 2 का पावर 2n इंटू 2 का पावर 3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का पावर 9 इंटू 2। इसका मतलब 2 का पावर क्या हो गया 5n बराबर 2 का पावर 10। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, 5n बराबर 10 और n बराबर क्या हो जाएगा 2, है ना। n बराबर क्या आ जाएगा 2, तो n बराबर क्या आ गया आपका आंसर 2 आ गया। तो बस इस तरह से अप्रोच लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग भी सजेशन देंगे कि किस टॉपिक को कवर करें, तो आपके लिए वो अच्छे से कवर की जाएगी। ठीक है।